हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी की प्रैक्टिकल मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने प्रैक्टिकल इसलिए कहा क्योंकि बीबीए, एमबीए और बाकी सब कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए, कोर्सेज के लिए आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस कॉन्सेप्ट का बहुत डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो हमें डीप अंडरस्टैंडिंग लेंगे इस टॉपिक की, जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी डिस्कस करेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल, इसी तरह हम डिमांड कर्व डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल एंड मार्केट दोनों। तो ये किस तरह बनते हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि इकोनॉमिक्स हमारा डे टू डे लाइफ में है। ये एक सब्जेक्ट के तौर पे ना देखकर आप इसे प्रैक्टिस के तौर पे देखिए, जिसे हम रोज अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। कंपनीज में जाते हैं, वहां प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कंपनीज प्राइसिंग करती हैं, वो किस हिसाब से करती हैं, उसकी वजह से डिमांड उनकी कितनी घटती बढ़ती है, इसको आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे इस एग्जांपल से। तो देखिए, डिमांड शेड्यूल क्या होता है। आपने कभी देखा है कि कोई चीज जब आप खरीदेंगे तो अगर वो महंगी होगी तो कितनी खरीदेंगे, सस्ती होगी तो कितनी खरीदेंगे, हमारे दिमाग में चलता रहता है कि यार अगर इतने रुपए किलो मिल गए तो मैं इतना किलो ले लूंगी। जैसे कि आप बाजार में एप्पल्स लेने के लिए गए, आप सोच के तो गए कि भाई 250 रुपए, 300, कुछ भी ऐसा भाव होगा एप्पल्स का, लेकिन वहां जाकर अचानक ही पता चला कि कुछ ऑफर चल रहा है या कहीं से एप्पल्स आ गए या मौसम के बदलने की वजह से एप्पल्स सस्ते हो गए। जैसे कि सर्दियों में एप्पल्स नॉर्मली सस्ते हो जाते हैं, गर्मियों में महंगे होते हैं, और आपको इस बात का कुछ ज्ञान नहीं था या आपको ध्यान नहीं था। ठीक है, तो आप गए बाजार में, आपको 250 रुपए की जगह 50 रुपए किलो के सेब मिल गए। आपने सोचा यार ये तो बहुत सस्ते हैं, इनका जैम भी बना ले जाए। नॉर्मली लेडीज, हमारी मम्मी है या मैं भी खुद ऐसा करती हूँ, आपके घरों में मम्मीज होती हैं या जो भी हैं आपकी बहनें हैं, वो ऐसा करती है कि मार्केट में गए तो जल्दी जल्दी एप्पल का जैम बना लेते हैं। तो जब सस्ती हो जाती है चीज, हम उसे अनइम्पोर्टेंट यूजेस में डालना भी शुरू कर देते हैं, राइट। और नहीं तो एप्पल कैसे यूज करते हैं हम लोग, बीमार है उसके लिए खाने के लिए, डे टू डे लाइफ में भी हम डेली डाइट में भी उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब डिमांड शेड्यूल आपका ही शेड्यूल है जो आप बनाते हैं। इकोनॉमिक्स की बुक्स में देखकर इसे थोड़ी सी घबराहट होनी शुरू हो जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेने वाले हैं यहाँ पे। अब एक डिमांड शेड्यूल क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल क्या, एक टैबलेट स्टेटमेंट कहिए। आप ये शेड्यूल बनाते होंगे किसी चीज का, जैसे कि इस टाइम यहाँ ये करूंगा, ये करूंगा या करूंगी। इस तरह डिमांड का जो शेड्यूल है वो क्या बताता है। अ डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर स्टेटमेंट। ये टेबल के फॉर्म में एक स्टेटमेंट है, मतलब एक आपने एक स्टेटमेंट दिया है कि हाँ भाई इतने प्राइस पर हम ये खरीदेंगे। किस चीज का स्टेटमेंट है यहाँ पे देखिए, which shows different quantities, जो आपको क्वांटिटीज बताता है, मात्राएं बताता है किसकी, प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी की, आपकी जो चीज है, वस्तु है जो बाजार में खरीदने वाले हैं, उसकी मात्राएं बताएगा कि कितनी मात्रा आप कितने दाम पर खरीदने वाले हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डिमांडेड एट वेरियस प्राइसेस, चीजों के दाम आपको पता है घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, कभी तो बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम। जैसे मैंने एप्पल का एग्जांपल लिया, ये 250 रुपए किलो है गर्मियों में, अब सर्दियों में जाके 50 हो जाता है। कहीं कहीं ठेले पर आपको ये 20-30 रुपए किलो भी मिल जाएगा, जो थोड़ा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा। तो बाजार में जाइए, आपको डिमांड का, डिमांड शेड्यूल, लॉ ऑफ डिमांड सब बाजार में देखने को मिल जाएगा। आप थोड़ी सी शॉपिंग करिए, आपको सारा इकोनॉमिक्स वहीं पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है जो बताता है कि आप कितनी मात्राएं अलग अलग प्राइसेस पर खरीदने वाले हैं या खरीदते हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक्स एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ भी करता है कई बार। जैसे कि आप मैनेजर हैं अगर, तो आप प्राइसिंग इस तरह से रखिए कि आप उस कस्टमर को बहुत ज्यादा लालच दे सकें। देखिए, एडवर्टीजमेंट जितने भी होते हैं कस्टमर को लालच देने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मैगी का छोटू पैक आया था, ठीक है, 5 रुपए का पैक था। अब 5 रुपए नॉर्मली छोटे छोटे बच्चे के पास मिल जाते हैं। अब इतना छोटा साइज ही क्यों निकाला गया, क्यों? क्योंकि एक टाइम पे मैगी बहुत महंगी हो गई और उसके बाद वो बिकनी भी थोड़ी बंद हुई थी। ठीक है, बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद जब ये वापस आई तो अमिताभ बच्चन जी ने इसका ऐड दिया था, छोटे से बच्चे ने ऐड दिया था, जिसमें एक ह्यूमन साइकोलॉजी वाला एंगल भी दिया गया था कि बच्चा आता है और मैगी का पैकेट लेकर अपनी माँ के पास आता है कि माँ छोटू मैगी बना दो, 5 रुपए की है। वो मैगी बनाती है मॉम उसकी, और शायद वो चम्मच से लेकर बच्चा उनको भी खिलाता, अपनी मॉम को भी। तो माँ बेटे का प्यार दर्शाया गया है, प्लस ये बताया गया कितने छोटे से अमाउंट में खुशियां मिल सकती हैं। तो खुशियों का एंगल, माँ बेटे के प्यार का एंगल, एक इकोनॉमी में बहुत कम पैसे में आप किस तरह खुश रह सकते हैं या अपना पेट भी भर सकते हैं। कुछ खाने की अच्छी चीज है कि मैगी को हमारे इंडिया में
आई डोंट नो अब्रॉड, मैगी को हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, हॉस्टलर्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सब इसको मैगी को खाते हैं। तो एक अच्छा प्रोडक्ट इसको हम मानते हैं इंडिया में, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे, अच्छा हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए डिमांड शेड्यूल, ये तो हो गया आपका डेफिनेशन, इसका एज इट इज लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं नहीं तो आप इसको। देन आता है आपका कि डिमांड शेड्यूल में आप किस तरह बनाएंगे इसको। देखिए बहुत सिंपल है, जो ABCDE हमने लिया हुआ है ये आपके कॉम्बिनेशंस हैं, कि कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ जाएगा। ये कंडीशन समझ लीजिए कि किन स्थितियों में, पहली स्थिति है आपकी, दूसरी स्थिति, तीसरी, चौथी, ऐसी ये कंडीशन है, यानी कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। किसके कॉम्बिनेशन? प्राइस के और क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन है ये। देखिए अब जो कॉम्बिनेशन ए है वहां पे क्या है, वहां पे प्राइस P पर यूनिट दिया है, यानी कि प्राइस पर यूनिट। अब प्राइस किस चीज का, 5 रुपए में क्या क्या आ सकता है आजकल, ठीक है। 5 रुपए में छोटा सा अमरूद आ सकता है, तो अमरूद तो नॉर्मली यंगस्टर्स हैं, जैसे आप कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, वो नॉर्मली अमरूद तो खाना पसंद करेंगे, आप चॉकलेट या टॉफी खाना पसंद करेंगे। अब चॉकलेट भी कम ही मिल रही है, पर हाँ बड़ी वाली टॉफीज जो है वो मार्केट में 5 रुपए की भी मिल रही है, छोटी कोई चॉकलेट भी थोड़ी बहुत 5 रुपए की मिल जाती है। तो अब क्या है, अगर 5 रुपए की एक चॉकलेट है और आपको ये है कि भाई छोटी सी ट्रीट देनी है, और नॉर्मली देखिए आप जब कॉलेज में होते हैं आपका हमेशा पैसे में हाथ तंग होता है, पॉकेट मनी पेरेंट्स से मिलती है, अर्निंग नॉर्मली होती नहीं है, तो हमारे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर वर्किंग क्लास है तो शायद 5 रुपए पे इतना ध्यान नहीं देंगे। देखिए यहाँ ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसे की किसके लिए कितनी कीमत होगी। जो बिलियनर है उसके लिए 5 रुपए की कोई कीमत नहीं है, जो एक हाउस वाइफ है उसके लिए 5 रुपए की काफी कीमत है, एक स्टूडेंट के लिए काफी कीमत है, एक जो अर्निंग मेंबर है उसके लिए 5 रुपए की कोई कीमत ज्यादा नहीं है इतनी। तो देखिए क्योंकि पैसा उनके पास थोड़ा ज्यादा होता है, जो अर्निंग लोग होते हैं, जैसे सपोज किसी को 1-2 लाख रुपए मिले, उसके लिए 5 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक हाउस वाइफ है जो नहीं कमाती है, जो बच्चा है छोटा सा स्कूल गोइंग है, उसके लिए और कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये 5 रुपए। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता, खर्चे ज्यादा होते हैं, कॉलेज गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स के खर्चे बहुत होते हैं, तो वो हर जगह थोड़ा थोड़ा सेव करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नॉर्मल कमोडिटी है और नॉर्मल ही बंदे हैं, हमने यहाँ सुपर रिच लोग नहीं लिए हैं और माइजर भी नहीं लिए। मैंने पहले भी बताया था कि हम ना तो बहुत अमीरों को इकोनॉमिक्स के अंदर दायरे में ला सकते हैं उनके लॉ और प्रिंसिपल्स में, क्योंकि उनके लिए पैसे की कोई बहुत खासी वैल्यू नहीं होती, अच्छी खासी, और ना ही हम माइजर जो बहुत कंजूस हों, वो 5 रुपए क्या, वो 1 रुपए की टॉफी किसी को ना दे, ठीक है, वो ट्रीट क्यों देगा भाई, वो सोचेगा नहीं यार मैं तो किसी को नहीं देता। तो माइजर जो कंजूस होते हैं उनको भी हम इकोनॉमिक्स में जल्दी से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल बंदे जो डे टू डे लाइफ में होते हैं, जो खर्चा भी करते हैं बचाते भी हैं, ऐसे बंदों को, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ए में प्राइस पर यूनिट क्या, 5 रुपए, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी क्या खरीदी उसने, 10 खरीद ली। अब उसने 5 into 10 कितना हो गया, 50 रुपीज खर्च करने, मतलब 50 रुपीज वो खर्च कर सकता है या कर सकती है एक बच्ची अपने क्लासमेट्स को छोटी सी ट्रीट देने के लिए, टॉफी या छोटी छोटी चॉकलेट खिलाने के लिए, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन बी देखते हैं। इत्तेफाक से उसे एक नई कंपनी की ऐसी कोई चॉकलेट मिल गई जो 4 रुपए पर पीस है, पर यूनिट है, तो क्या कर सकती है वो बच्ची या बच्चा, 4 रुपए की वो 15 ले सकती है, क्योंकि उसका सोचा कि चलो ठीक है हम थोड़ा सा और बजट बढ़ा सकते हैं और हम इतना ले सकते हैं। देन अब 3 रुपए में अगर एक मिल रही हो, उसे कुछ और एक वैरायटी मिल गई, या हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं ना बाजार में, हम देखते हैं दुकान में क्या है, जैसे कि शॉप में जब हम जाते हैं छोटी सी ट्रीट भी देखते, इवन जब मेरे बच्चों को ट्रीट देनी हो तो मैं भी देखती हूँ कि हाँ उनको अपने स्कूल में ट्रीट देनी है, तो हम डिफरेंट आइटम्स, अच्छे आइटम्स और कैसे कैसे हम अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि पैकेट्स आपको बर्थडे पैकेट्स बना के देने होते हैं, उसमें कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। तो पर आइटम पीस का जो हम देखते हैं वो देखते हैं। अब अगर दाम और घट जाए, उसी चीज के घट जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टॉफीज ले रहे हैं डिफरेंट टाइप की, लेकिन अगर हम उसी टॉफी को एक को ही कंसिडर करें, उसके दाम ही घटते चले जाएं, तो हम कितने, अगर वो टॉफी 5 की है तो हम 10 यूनिट लेंगे, अगर वही टॉफी 4 रुपए की है तो हम 15 यूनिट ले सकते हैं, वही टॉफी 3 की हुई तो 20 यूनिट, 2 की हुई तो हमने 35 यूनिट ले लिए, और अगर हमने 1 रुपए की होगी तो हमने उसकी 60 यूनिट ले लिए। सोचिए कि हमने उसको बढ़ाते चले गए, क्वांटिटी को क्यों बढ़ाते चले गए, क्योंकि हमारे पर प्राइस के कम होने का असर हो रहा है। जैसे मैंने लॉ ऑफ डिमांड में पहले वाले पार्ट में बताया था आपको कि जब
कीमत घटती हुई दिखती हैं, या हमें सेल में हम जब जाते हैं तो दिखता है कि एक सस्ती हो रही चीज, तो हमारे दिमाग पे कुछ ऐसा असर होता है कि भाई सस्ती होगी, अब तो और थोड़ा ले लो, पता नहीं अगली बार ही मिले ना मिले, चांस के इतनी सस्ती हमें चीज मिल जाए, तो हम थोड़ी फालतू भी लेते हैं और कई बार ऐसी चीज ले लेते हैं जो हमें जरूरत भी नहीं होती है। तो एक मिराकुलस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का। मैंने पहले भी कहा इकोनॉमिक्स में साइकोलॉजी का, ह्यूमन साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या सोचते। आप अपने को रख के सोचा करो, या मेरा दोस्त या मेरी मॉम क्या सोचेंगी ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पे प्राइस घटता चला जा रहा है और आपको लालच आता चला जा रहा है कि यार ये तो बहुत सस्ती है, चलो ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो डिमांड शेड्यूल को इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जब डिमांड शेड्यूल बनाना है, अपने आप भी बना सकते हैं आप, यहाँ के यूनिट्स लिए बिना, प्राइस को घटता हुआ दिखाइए हमेशा। प्राइस को क्या करेंगे, घटता हुआ दिखाएंगे। 5 4, अब यहाँ 5 4 की जगह 6 5 ऐसे भी ले सकते थे आप, 10 8 ऐसे भी ले, 10 8 6 4 2 भी ले सकते थे। इस तरह भी आप ले सकते हैं प्राइसेस को। क्वांटिटी, अच्छा जब प्राइस घट रहे हो तो क्वांटिटी को बढ़ता हुआ दिखाइएगा। आप खुद सोचिए कि जब किसी चीज के दाम घटते हैं तो आप ज्यादा मात्रा में चीजें खरीदते हैं, तो क्वांटिटी को बढ़ता हुआ दिखाइए। तो बन गया हमारा डिमांड शेड्यूल, कितना इजी है। इसको रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप अपने आप भी बना सकते हैं कुछ भी प्राइस लेकर, लेकिन हमेशा प्राइस घटता हुआ हो और क्वांटिटी बढ़ती हुई हो, ये याद रखिएगा। पीडी याद है आपको, पिछले वाले में पढ़ा था, पीडी एंड पीडी। जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, और प्राइस बढ़ता है अगर ऊपर जाता है तो डिमांड नीचे जाती है, घटती है। लॉ ऑफ डिमांड है आपका। देन डिमांड कर्व, इसी को लेकर हम डिमांड कर्व बनाएंगे शेड्यूल को लेकर। देखिए डिमांड कर्व क्या होता है, अ डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट्स ग्राफिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू इट्स प्राइस। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या था, टैबुलर, टेबल के रूप में था, ये ग्राफ के रूप में है। बाकी डेफिनेशन लगभग सेम है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ भी यही है ना, स्टेटमेंट विच शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ भी आपका ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए आप फ्री हैंड, नॉर्मली जब हम मास्टर्स करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो हमारे टीचर्स कहते थे, एमए इकोनॉमिक्स वगैरह करा हमने जैसे, कि आप फ्री हैंड आपने डायग्राम बनाइए। क्यों, क्योंकि जब इकोनॉमिक्स के एग्जाम एमए के होते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत तेजी से बहुत सारे डायग्राम, सपोज आपके पूरे एग्जाम में हो सकता है आपको 30 से 40 ग्राफ बनाने पड़ जाए, और 30-40 ग्राफ में होगा कि आप स्केल ज्यादा यूज नहीं कर पाते, फ्री हैंड बनाते हैं। फ्री हैंड भी हम बना सकते हैं, लेकिन स्केल में थोड़ा नीटनेस आ जाएगी, तो हम स्केल यूज कर लें यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो ये स्केल से हम इसको डायग्राम को बनाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से ये एक वर्टिकल एक्सिस खींच लीजिए, एक आपका हॉरिजॉन्टल पड़ी रेखा, जिसे हम खड़ी एंड पड़ी रेखा कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस होती है, इसमें एरो लगाना मत भूलिएगा, एरो का मैं यूज बताऊंगी क्या होता है। और ये है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। और एक्स एक्सिस आप यहाँ पे इन दोनों के बीच में ओरिजिन है 0। अब 0 से इधर नेगेटिव जाता है, नीचे भी नेगेटिव जाता है, आपको मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट्स याद होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे y, अब नॉर्मली जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं तो याद रखिएगा कि हम प्राइस को वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं। ये प्राइस है हमारा, प्राइस पर यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिया हमने, प्राइस लिया। ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। पी क्यू, पहले पी आया फिर क्यू आया, तो पी यहाँ और क्यू नीचे, याद रखिएगा। और एल शेप में, इसको मैं एल शेप आपका कहती हूँ डिमांड कर्व के लिए। कोई भी देखिए, जितने भी आपके ग्राफ बनेंगे इकोनॉमिक्स में या मार्केट में जितने बनते हैं, उनमें एक्स और वाई लिया जाता है और उसको एल शेप में बनाया जाता है। ये एल है, देखिए बड़ा सा एल बना दिया हमने। अब क्या करेंगे, प्राइस हमने क्या, यहाँ पे प्राइस देखिए 5 4 3 2 1, तो ऊपर क्या है, अब 1 से शुरू हो रहा, नीचे से अगर देखें तो हमेशा मूवमेंट ऐसे होगी। देखिए एरो, मैंने बताया था ना, एरो जो है आपके इस तरह जा रहे हैं ऐसे, तो इधर की तरफ क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी एरो का जिस तरफ निशान होगा समझिए उस तरफ आपकी चीजें बढ़ रही हैं। कोई भी चीज आप लेंगे, जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कोई चीज ली तो इस तरफ, इस डायरेक्शन में बढ़ेगी राइट हैंड साइड में, और यहाँ भी ऊपर आपकी अपवर्ड क्वांटिटी बढ़ेगी किस चीज का मेजरमेंट, तो प्राइस इधर बढ़ेगा। तो बढ़ा हुआ प्राइस से हम घटा हुआ प्राइस लेंगे पहले 1। अच्छा ये जो चीज है ना, ये यहाँ पे इंटरवल्स, ये थोड़ा आप बराबर लीजिएगा, स्केल से ले लो, नहीं तो आप वैसे भी इसको ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया, पहले हम इसको नाप लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अच्छा प्राइस है इन रुपीज लिख सकते हैं आप इसको,
क्योंकि इंडिया है इन रुपीज, अगर आप कहीं और रहते हैं तो इन डॉलर्स वगैरह लिख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया आपका, इसको भी आप ले लीजिए, क्वांटिटी को लेंगे आप। यहाँ पे क्या है क्वांटिटी आपकी, 10 है, 15 है, 20 है, 35 है, 60 है, ठीक है। अब इसको आप किस तरह लेंगे, 10, 15, अब 5 का इंटरवल ले सकते हैं हम इसमें, राइट। तो हम इसमें 5 इंटरवल ले लेते हैं। ये आपका 10 लिया हमने, यहाँ पे 20 ले लिया, क्योंकि हम 5 का नहीं ले रहे, हम 10 का ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, और इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं क्योंकि हमारा ये इंटरवल सही आना चाहिए, 60, राइट। ये 60 तक हो गया, बिल्कुल बन गया हमारा एल शेप। मेजरमेंट हमने ले लिया, अब इनको यहाँ पे पॉइंट्स को जोड़ने की जरूरत है। अब 5 जब रुपीज हमारा यूनिट, 5 पर यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी कितनी है, 10 है, तो अब 5 पे प्राइस पे जाओ, ऐसे मूव करो और 10 यहाँ से देखो, तो क्या ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का। क्वांटिटी 5 रुपए में क्वांटिटी कितनी है, इस ऊपर जाया करो ऐसे, ये पॉइंट हो गया हमारा। आया समझ में, बिल्कुल इजी है। फिर आपका 20 पे, सॉरी 4 रुपीज पे कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, 15, तो 4 ये है और 15 है, 10 और 20 के बीच में 15 आया, तो ऊपर जाओ, यहाँ से लेते हुए उंगली लगा लो, मतलब आप कुछ भी स्केल वगैरह यूज कर सकते हैं, ऐसे आया। थोड़ा डिफरेंस दिखाना है आपको क्योंकि ये ज्यादा आगे नहीं जा सकते आप, ठीक है। 15 भी थोड़ा हमने ऐसे ले लेना है, ठीक है, ओके। देन आपका 3 पर कितना है, 20 है, ठीक है, 3 पर 20 है। अब यहाँ आए तो 20 हो गया हमारा, ठीक है। अब ऐसे मेजरमेंट कर लेंगे, 20 हो गया। अब प्राइस जब 2 पर यूनिट हुआ तो हमारा कितना हो गया क्वांटिटी, 35, 2 पर यूनिट में 35 है, देखो कितना डिफरेंस आया। 2 पर यूनिट ऐसे चलो और 35 ऐसे आओ, ये आ गए यहाँ पे, ठीक है। देन आपका प्राइस जब 1 रुपी हो गया पर यूनिट तो कितना परचेज हो गया, 60, 1 पर 60 है, तो सीधा यहाँ 60 पे चले जाओ और 1 ये हो गया आपका। अब ये बन गया आपके डिफरेंट बिंदु हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है प्राइस के और क्वांटिटी के, यानी कि 5 रुपए पर 10 यूनिट्स है, इसको हम ग्राफ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। ग्राफ आपका वो स्क्वायर वाला हो, ग्रीन वाला शीट भी हो सकती है, नहीं तो आप इकोनॉमिक्स में ग्राफ इस तरह ही बनाते हैं विद नोटबुक्स में, ठीक है। अब आप देखिए, कुछ नहीं करना आपको, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है ऐसे। स्केल से ज्वाइन करना तो मुश्किल हो जाता है, हम थोड़ा ऐसे बना लेते हैं इसको। ये देखो, ये बन गया, ये क्या बना हमारा, डिमांड कर्व बन गया। ये किसका डिमांड कर्व है, कुछ भी नाम, अब नाम तो आप बता नहीं सकते मुझे। यहाँ पे हम क्या नाम रखें, यहाँ पे हम आर्यन रख लेते हैं यहाँ पे नाम, ठीक है। ये आर्यन, कोई आप बच्चे हैं, कोई ना कोई तो आर्यन होगा, ठीक है। मेरे बेटे का नाम भी एक आर्यन है, तो आर्यन नाम कॉमन है आजकल, ठीक है। अब आर्यन जो बच्चा है या स्टूडेंट है, उसने उसका ये डिमांड शेड्यूल है, राइट, एक का। अच्छा, ये जो हमने लिया ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बन गया, ये कर्व बन गया हमारा। अच्छा, अब इसी से हम मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर्व निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल, जिसे हम इंडस्ट्री डिमांड शेड्यूल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री के लिए जितना भी मार्केट है, एक पर्टिकुलर एरिया में ले लो या पूरे नेशन में ले लो, वो जो बनाया जाता है, वो सारे जो कंज्यूमर्स का जितनी भी डिमांड होती है पूरी की पूरी मार्केट में, किसी एरिया में, जैसे किसी एक मार्केट में लो, छोटे से मार्केट में से आपकी कॉलोनी का मार्केट है, उसका कर्व बना लो। ये आप टास्क लिख सकते हो मेरी तरफ से कि अपनी कॉलोनी का जो मार्केट है उसमें जाकर आप 5 या 6 घरों का शेड्यूल बनाकर देख सकते हैं कि आप वहां जाइए, सर्वे करिए कि आंटी या मैम आप कितने प्राइस पर कितने कितने आलू खरीदेंगी, प्याज खरीदेंगी, सेब संतरे, कुछ भी पूछो उनसे, फिर कर्व बनाओ। कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी आपके लिए, देन आप प्राइसिंग कर सकते हैं फिर उस चीज की, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पूरे मार्केट का डिमांड शेड्यूल निकालेंगे, ठीक है। उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर अब हम ये यहाँ पे हटा देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आर्यन है, यहाँ पे दूसरा नाम रख सकते हैं, राज रख सकते हैं, यहाँ पे अंकित लिख सकते हैं, ठीक है। हम 3 बच्चे ही ले रहे हैं फिलहाल के लिए। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ प्राइस तो हम सेम रख रहे हैं, क्योंकि प्राइस तो मार्केट में कमोडिटीज के आपके लिए चेंज नहीं होंगे, वो मार्केट में प्राइस दिए जाते हैं जो प्रोड्यूसर्स देते हैं। आप अपनी क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे इन्होंने तो 5 रुपीज पे 10 खरीदी, हो सकता है ये इस पे 4 ही खरीदे,
ठीक है। उसके बाद फिर 4 रुपीज पे कितनी खरीद सकते हैं राज? 4 रुपीज पर हो सकता है ये 6 खरीद ले। उसके बाद 3 रुपीज पर हो सकता है ये आपकी 9 खरीदें, और 2 रुपीज पर हो सकता है ये आपकी 11 खरीदें, और फिर ई 1 रुपी पे हो सकता है ये आपकी 20 खरीद ले। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे 12 कर देते हैं, ठीक है, 12 या 13 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करिए कि यहाँ 3 रुपए तक तो क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, 2 और 1 रुपए पे जाते ही क्वांटिटी तेजी से बढ़ रही है दोनों केसेस में। क्यों? क्योंकि अक्सर जब चीजें लिमिट से फालतू सस्ती हो जाती है तो बहुत तेजी से उनकी डिमांड बढ़ जाती है, बहुत अनइम्पोर्टेंट यूजेस में। मैं क्यों कहना चाहती हूँ, जैसे कि गर्मियों में जब आलू सस्ते हो जाते हैं, ठीक है, तो चिप्स तोड़ी जाती हैं, बहुत सारे पापड़ हमारे घरों में बन जाते हैं क्योंकि उस समय आलू सस्ते हो जाते हैं। सर्दियों में, नवरात्रों में अक्सर आलू महंगे हो जाते हैं, बहुत सारे कारण हैं। तो महंगे होने पे चीजों को सिर्फ हम सब्जियों में, आलू के पराठे वगैरह में यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, ऐसे ही जैम जब हमने बोला एप्पल का, वो हम सर्दियों में बनाते हैं, गर्मियों में नहीं बनाते, क्योंकि जब उस समय महंगी चीजें होती हैं हम उन्हें अनइम्पोर्टेंट यूजेस में नहीं डालते हैं। ठीक है। अब देखिए अंकित का भी कुछ ग्राफ ले सकते हैं। यहाँ पे अंकित ने ₹5 पर यूनिट पे 8 टॉफीज खरीदी, 4 पर उन्होंने आपकी 11 खरीदी, 3 पर उन्होंने आपकी 15 खरीद ली, 2 पर उन्होंने आपकी हो सकता है 25 खरीद ली, और यहाँ पे उन्होंने 1 रुपए पर उन्होंने सपोज 50 खरीद ली। राइट। अब तीनों का है ये, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट। इसको ऐड करिए, ठीक है। ऐड 10 + 4 14, 14 प्लस आपका 8 22 हो गया। ठीक है। अब यहाँ जोड़िए आप, 15 + 6 कितना हुआ, 15 + 11 जोड़ते हैं, कितना हुआ आपका 26, एंड 26 + 6 कितना हुआ आपका 32 हो गया। 20 + 15 कितना हुआ 35, 35 + 9 कितना हुआ आपका 35 + 9 आपका 44 हो गया। शायद एडिशन घबराहट में गलत हो जाए तो भाइयों माफ करना मुझे। एंड 35 + 25 is 60, and 60 + 13 is 73। क्योंकि जब थोड़ा आदमी कॉन्शियस हो जाता है ना वीडियो बनाते समय, मैं भी इंसान ही हूँ। 60 + 20 is 80, and 80 + 50 is 130। राइट। तो ये हो गया हमारा। एडिशन थोड़ा बहुत गलत हो तो अपने आप सही बना लेना इसको। अब लेते हैं हम स्केल, तो बता ही दिया था अब कैसे बनाना, इजीली बना सकते हो आप इसको। यहाँ पे ये फिर से लो ऐसे फटाफट, ठीक है। इसके 2 तरीके हैं वैसे बनाने के। पहला तरीका तो ये है कि आप अलग अलग 3 कर्व्स बनाएं ऐसे करके। मैं रफ में बता देती हूँ, टाइम ज्यादा आपका नहीं खाने वाली मैं। अब इसको 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, सबके ऐसे ऐसे आप ग्राफ बनाओ, 3 ऐसे बनाओ, 3 कैसे बनेंगे इनके, ऐसे करके ग्राफ्स बन जाएंगे तीनों के अलग अलग। एक आर्यन का बनेगा, राज का बनेगा, अंकित का बनेगा, या आर्यन का बना हुआ है, अंकित और राज का और बना लेंगे हम यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, ग्राफ जो फाइनल ग्राफ होगा उसको यहाँ बना देते हैं बड़ा सा, इन तीनों के ग्राफ बनाने के बाद में। अब आपको ग्राफ बनाना आ गया, ये टास्क मैं आपको देती हूँ। इसको सचीज एकेडमी की ईमेल आईडी पे आप बना के भेज सकते हैं। मार्केट डिमांड का कुछ नहीं करना है आपको, प्राइजेस सेम रखने, 5 4 3 2 1। मैं फिर भी थोड़ा सा रफ में बना दूं, कभी बच्चे गालियां दे कि मैम आप क्या करती हो, आधा आधा पढ़ाती हो। ठीक है, XY ले लिया हमने 0। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 ले लिया। अच्छा यहाँ पे यूनिट्स देखो आप क्या कैसी लग रही है आपको, 22 है, 32 है, 44 है, 73, 130 है। रियल मार्केट में ऐसा ही होता है, कोई कुछ भी खरीदता है, ठीक है, अपने अपने डिमांड शेड्यूल है सबके। अब यहाँ पे 22 32 है, तो यहाँ पे हम पहले डिजिट जो है 20 ले सकते हैं वहां पे, और 20 का गैप हम देंगे तो काफी लंबा सा बैठेगा। चलो कोई बात नहीं है, हम 20 का लेके 30 का दे सकते हैं, ठीक है, 30 का देते हैं। चलो ये देखिए स्केलिंग होता है इसमें, जितनी लंबी आपकी डिजिट उतना ये नहीं बन पा रहा है इधर, हम इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा, इधर बना देते हैं, उसको छोड़ दो। ये रहा हमारा नया वाला कर्व। ओके, स्केल से बनाएंगे, थोड़ा क्लीन बनेगा। बोर्ड पर एक्चुअली मार्कर थोड़ा सा रपट जाता है, स्लिपरी हो जाता है। तो ये XY एक्सिस, ये Y हुआ, कुछ नहीं। 1 2 3 4 and 5
हो गया, ये प्राइस पर यूनिट हो गया, यहाँ पे जैसे इस ग्राफ में लिया हुआ था। अब ये देखो यहाँ पे लो इंटरवल्स 30, 60, 90, हमने 30 का इंटरवल लिया 30 यूनिट्स का, 30 प्लस 30 इज 60, ओरिजिन ओ ले लिया, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 30 इज 90 एंड 90 प्लस 30 कितना हुआ 120 एंड 120 प्लस 30 इज 150। हो गया। अब इसको देखो सारा प्लॉट कर दो, कितना इजी है। 22 लो पहला, 5 पर कितना है मार्केट का पूरे का हमारा 5 रुपीज पर 22 यूनिट्स खरीद रहे हैं सब लोग मिलकर बाजार में, ठीक है, बाजार में सब लोग मिलकर कितना है 22 कहाँ आएगा, देखो यहाँ आएगा कहीं, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 30 से पहले यहाँ आएगा ना बिल्कुल 22 इस जगह, 0 से थोड़ा बाद में ये आ गया हमारा 22 यहाँ पे। ये पॉइंट आ गया 5 रुपीज पर, यहाँ से 22 यहाँ कहीं होगा, 20 छोटा सा लिख लो आप लोग, ठीक है। देन आपका क्या है दूसरा, ₹4 पर कितना 32 है, देखिए ₹4 पर 32 है, ₹4 पर आइए और 32 ये है, ऐसे यहाँ फिगर कर लिया हमने। देन आइए आप 3 रुपीज पर 44 है, 3 रुपीज पर 44 यहाँ 50 आएगा तो यही कहीं आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। देन आपका ₹2 पर कितना है 73, वाह ये अच्छे डिजिट है। ₹2 पर देखो एकदम बढ़ा ना, 73 60 है, ये आपका 70 है और ये 73 कहीं पर, ठीक है। ₹2 पर 73 हो गया। ₹1 पर कितना 130, दैट इज नाइस। ₹1 पर 130, तो 130 कहीं यहाँ पर है, 1 पर 130 ले जाओ, फाइन। अब देखो कुछ नहीं, बस इनको आप पॉइंट्स को ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाओ, फ्री हैंड जोड़ लेना, नहीं तो स्केल ले लेना, एग्जामिनर नहीं तो कहेगा क्या बना दिया ये। ओके, मैडम जी को इमिटेट मत करना, ईडीडी आपका डिमांड कर्व। अच्छा ये क्या था, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक बंदे का, ठीक है। और ये क्या हुआ, मार्केट डिमांड कर्व। अब क्या बन गया ये, मार्केट डिमांड कर्व बन गया, डिमांड कर्व, डीसी लिख देते हैं हम इसको, फुल फॉर्म नहीं लिख रहे, ओके। अब ये हमारा क्या बन गया, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, ऐसी अच्छी है डी, ठीक है। मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व समझ में आया, होपफुली ये सारा समझ में आ गया। अच्छा डेफिनेशन लिखना और बता दूं आप लोगों को, डेफिनेशन कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने डिमांड शेड्यूल लिया था, अ डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मार्केट डिमांड शेड्यूल लिखने के लिए डिमांड के यहाँ पे मार्केट ऐड कर देना, बस आप यहाँ पे मार्केट दोबारा लिख देना इसे, है ना, मार्केट डिमांड शेड्यूल की जगह। अब इसी तरह हम डेफिनेशन डिमांड कर्व का ले सकते हैं। अब डिमांड कर्व का डेफिनेशन कैसा, इंडिविजुअल वाले का, अ डिमांड कर्व, यहाँ पे अ के बाद मार्केट ऐड कर दो बस, ठीक है। क्या करना, मार्केट। अब मार्केट डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट्स ग्राफिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू इट्स प्राइस फॉर होल मार्केट, यहाँ भी ऐड कर दो फॉर होल मार्केट, बस फॉर होल मार्केट, ठीक है। आ गया समझ में। अब आप इसको आराम से अपने आप बना सकते हैं, नहीं तो होता क्या, ग्राफ्स देखकर हमारी हवा खराब हो जाती है। जब मैंने एमए किया तो विश्वास करिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स को बहुत टेक्निकली पढ़ाया जाता है और हम ये समझ नहीं पाते ग्राफ कीड़े मकोड़ों की तरह कहाँ से आ जाते हैं। इसीलिए when I was teaching in different colleges in Sharda University and different colleges like FI and all, तो वहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे कहते मैम इकोनॉमिक्स नहीं, कैसे होता है, ग्राफ कैसे बनाएंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ग्राफ अपने बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ और थोड़ा स्मार्टली काम करो, क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट जैसी चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस से ज्यादा आती है। आप आसपास देखो आपके हो क्या रहा है, सीन क्या है आपके आसपास, आसपास देखोगे तो इकोनॉमिक्स सारी बिखरी पड़ी है, विश्वास करो। रोज इकोनॉमिक्स आप इतनी जितनी किताबों में उससे ज्यादा खा पी जाते हो, अपने आप इधर उधर डिस्कस कर लेते हो। तो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं, आपके मनी मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है। तो प्रैक्टिकली इस तरह एक्सपीरियंस लेते रहिए, प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए अटैच रहिए हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। बहुत सारे कमेंट्स बहुत अच्छी तरह आप देते हैं, बड़े पॉजिटिव कमेंट्स हैं मेरे लिए, बड़े एनकरेजिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर एनकरेजिंग मी सो मच। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।